हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिद्धि ऑफिशियल जोन। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मेडिएवल पीरियड और आपके बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में। इससे पहले हम ऑलरेडी वैदिक पीरियड को डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल होने वाली, क्योंकि हम इससे पहले वैदिक पीरियड डिस्कस कर लिया पार्ट 1। आज का हमारा पार्ट 2 है। तो जितने भी स्टूडेंट ने इस वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं और आज की वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये 3 टॉपिक जो मैं आज को आपकी वीडियो में कराने वाली हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस आपको 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ये बाइलिंगुअल हम करने वाले हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बिना वीडियो को स्किप करे आपको इसको देखना है, ताकि आपके सारी चीज़ें जो टॉपिक्स हैं वो ईजिली से क्लियर हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं मेडिएवल पीरियड का आपका और बुद्धिस्ट पीरियड में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और आपको उसमें क्या क्या लिखना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले आपके बुद्धिस्ट पीरियड पे, फिर हम पढ़ेंगे आपका मेडिएवल पीरियड। क्लियर हो गया? वैदिक पीरियड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, जाके ज़रूर देखना, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने बौद्ध धर्म के समय पर। आपके जो बुद्धिज़्म पीरियड था, बौद्ध काल था, उसका टाइम पीरियड आप सभी जानते हो 600 से लेकर के 1200 BC से AD का टाइम है, यानी ईसा पूर्व से ईसवी का टाइम है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके बुद्धिस्ट एजुकेशन का मतलब क्या है, मीन क्या है। इन द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मीन द एजुकेशन परस्यूड इन बुद्धिस्ट मैथ एंड विहार्स। आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जितने भी आपके बौद्ध प्रणाली के जो लोग होते हैं, वो जो शिक्षा लेते हैं, उसका मतलब क्या है, बौद्ध गणित और आपका विहारों में की जाने वाली शिक्षा। ठीक है, विहार एक इनकी जगह होती है जहाँ पर ये पढ़ते हैं, इनको शिक्षा मिलती है। ठीक है, चैत्य और विहार आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, चैत्य जहाँ पर ये मेडिटेशन करते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं। ऐसा लगता है कि इस अवधि के दौरान शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया साधन माना जाता है और ज्ञान का पर्याय नहीं माना जाता। तो यहाँ पर ऐसा क्या बोला जा रहा है आपको कि इस समय जो बुद्धिस्ट पीरियड का टाइम है, यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी शिक्षा है, वॉज कंसिडर टू बी अ प्रोसेस और मीन टू अचीव नॉलेज एंड नॉट टू सिनोनिम टू नॉलेज। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इनका उद्देश्य है कि ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, बौद्ध काल सभी ने पढ़ा है। यहाँ पर इनको क्या है, सच जानना है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना है कि एक्चुअल में जो लाइफ में आपकी चीज़ें हो रही हैं वो किस वजह से हो रही है, वो सारा कुछ अब आपको आगे पता चलने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि आपके बौद्ध धर्म की जो एजुकेशन है, इसका उद्देश्य क्या है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका फिजिकल एजुकेशन, यानी कि आपका शारीरिक विकास। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का विकास। थर्ड है आपका एजुकेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी सामाजिक व्यवहार की शिक्षा। फोर्थ आपको लिखना है प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर, यानी मानव संस्कृति का संरक्षण का विकास। सेवन्थ है आपका एजुकेशन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, यानी कि आपके चरित्र का निर्माण। ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेशन है आपका चरित्र निर्माण। वोकेशनल डेवलपमेंट है आपका व्यवसायिक विकास, और एजुकेशन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन है बौद्ध धर्म की शिक्षा। तो यहाँ पर आपके बौद्ध धर्म की जो शिक्षा का उद्देश्य है वो 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, इस तरीके से आप अपने एग्जाम में बना करके आएंगे ड्रॉ, तो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा स्कोर भी करके आएंगे। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे डिटेल में कि एक्चुअल में इनका मतलब है क्या और यहाँ पे ये कहना क्या चाहते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आप देखोगे फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि आपका शारीरिक विकास। बुद्धा हिमसेल्फ एडवोकेटेड द नीड ऑफ गुड हेल्थ। बुद्ध ने स्वयं अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता का समर्थन किया है। अकॉर्डिंग टू हिम गुड हेल्थ हेल्प अ मैन टू स्केप फ्रॉम बॉडीली सफरिंग, मोर ओवर ही कैन गो वैली विद परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज कर्म। तो उनके अनुसार क्या है कि सबसे पहले अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी बनना है इन फ्यूचर में, तो आपको सबसे पहला क्या है कि आपको आपका जो स्वास्थ्य है, आपकी जो हेल्थ है, वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, शारीरिक कष्टों से बचने में मदद करता है। इसके अलावा वह अपने कर्तव्य या अपने कर्मों की अच्छी तरह से निर्वाह कर सकता है।
यहाँ पर क्या बात है कि हमें कुछ भी लाइफ में बनना है, हमें कुछ भी अच्छे काम करना है, कुछ भी अदर एक्टिविटीज़ करनी है, तो सबसे पहले अपनी लाइफ का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपकी जो हेल्थ है, क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ सही नहीं होगी तब तक आप कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते। तो सबसे पहला आपका क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, शारीरिक विकास इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, यहाँ पे आपका ज्ञान का विकास। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज की, तो देखो लॉर्ड बुद्धा के अकॉर्डिंगली जो मेन आपका कॉज है, मेन जो कारण है वो क्या है, आपके वर्ल्ड में सभी के सभी यहाँ पे सफ़र करते हो, ठीक है। इस संसार में सभी दुखों का मूल का कारण क्या है, अज्ञान है। यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि गौतम बुद्ध ने, आपने सभी की अच्छी खासी बुद्धिज़्म सबने ने पढ़ा होगा, जहाँ पर आपने एक चीज़ देखी थी कि वो क्या बिलीव करते थे कि इस दुनिया में जो भी कोई आएगा, ठीक है, सब क्या फेस करने वाले हैं, आपके दुख, ठीक है। यहाँ पे सभी के लाइफ में दुख होगा ही होगा, क्योंकि अगर लाइफ में खुशियाँ हैं तो दुख भी होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि टू अचीव निर्वाण ही एम्फेसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रू नॉलेज, यहाँ पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त करने के लिए सच्चे ज्ञान के विकास पर बल दिया था। यहाँ पर ऐसा हुआ था कि यहाँ पर इनको सच जानना था कि एक्चुअल में हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही, जो भी घटनाएं हो रही है, लाइक जो भी लोगों की मृत्यु हो रही है, ठीक है, जो भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ये किस कारण के वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जो गौतम बुद्ध है वो इस सत्य को जानना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर तक को छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें ट्रू नॉलेज चाहिए थी कि एक्चुअल में सच है क्या, और ये सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं इसका रीज़न क्या है, इसलिए इन्होंने आपके निर्वाण पे बल दिया था, ये याद रखना। इसके बाद देखो, हाउ एवर हिज व्यूज अबाउट नॉलेज वॉज समवॉट डिफरेंट। यहाँ पर इन वैदिक पीरियड द नॉलेज ऑफ वेद वॉज कंसिडर्ड एज ट्रू नॉलेज। अगर आपने वैदिक पीरियड में देखा था तो वहाँ पे उनके ये सच्चा ज्ञान माना जाता है, ठीक है। जैसे वेद होते हैं, वेद क्या होते हैं, आपके सच्चे ज्ञान यानी ट्रू नॉलेज के बारे में बताते हैं। वैदिक पीरियड में हम पढ़ के आ चुके हैं, अच्छा खासा उसमें हमने साहित्य देखा था जिसमें आप रिलीजियस और नॉन रिलीजियस के बारे में देखते हो। हुआ यहाँ पर आपका ऐसा था कि आपके गौतम बुद्ध ने क्या किया, जब इन्होंने आपकी इनलाइटनमेंट पाया, ज्ञान की प्राप्ति जब हुई, तो उन्हें एक चीज़ समझ में आई कि उन्होंने आपके यहाँ पे 4 नोबल ट्रुथ दिया था, ठीक है। उन्होंने आपके 4 महान सत्यों के बारे में बताया था। वो क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि आज जो भी कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है और जो हमारे सैड यानी दुखी होने का जो कारण है, वो कारण क्या है, वो है आपके ये डिज़ायर यानी आपकी इच्छा। तो आज जो हमारी लाइफ में जो सबके दुखी होने का कारण क्या है, वो हमारी डिज़ायर यानी कि इच्छा, ठीक है। और इन्होंने जो आपके 4 नोबल ट्रुथ दिए, ठीक है, और यहाँ पर जो सब लोग जो सफ़र कर रहे हैं, ये सारा दुख क्या है, इसी वजह से कि अगर आप लोगों ने दुख जो हो रहा है वो आपकी इच्छा से, अगर आप लोगों की इच्छा नहीं होगी, आप ज़्यादातर डिज़ायर नहीं रखोगे, तो आपके दुख का कारण भी नहीं होगा। तो इसीलिए इन्होंने यही बात बोली थी और ये 4 रास्ते इन्होंने यहाँ पर बताए थे, ठीक है। दुख क्यों है आपकी, क्योंकि इच्छा है। तो यहाँ पर दूसरा क्या बताया कि यहाँ पर आपकी डिज़ायर आप कम कर सकते हो। हमें ये भी पता है कि हम लाइफ में अपने दुख को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन यस हम उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि आपको अपनी इच्छा यानी डिज़ायर को ख़त्म आपको करना चाहिए, तभी आप अपने दुखी को कम कर सकते हैं। और इसी वजह से इन्होंने अपने कुछ 8 फोल्ड पाथ दिए थे, ठीक है। इन्होंने कुछ 8 रास्तों के बारे में बताया था जिससे आप अपनी क्या कर सकते हो, डिज़ायर को कम कर सकते हो और अपने दुखों को कम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो सारा कुछ आपको यहाँ बताया हुआ है। तो ये जो मैंने आपको इन शॉर्ट में बताया वही लिखा है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख के निरोध का मार्ग है। तो दुख का यहाँ पे मार्ग क्या दिया था इन्होंने, 8 फोल्ड पाथ जो मैं आपको बता चुकी हूँ। करुणा से निर्वाध प्राप्त किया जा सकता है मानव जाति के लिए, और ना कि ध्यान या प्रतिज्ञा के अनुसार आपको सज़ा दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर ट्रू नॉलेज की जो बात हो रही है वो जब इन्होंने पा लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हमें ज्ञान हमें मिल जाता है तो हमें समझ में आता है कि क्या गलत है और क्या सही। आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन और सोशल बिहेवियर, आपके सामाजिक व्यवहार की जो शिक्षा है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। बुद्धिस्ट रिलीजन इज अ प्रमोटर ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, आपके जो बौद्ध धर्म है वो मानव के कल्याण के लिए यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट टू मच अटेंशन वॉज प्लेस्ड ऑन सिंपैथी एंड आपकी काइंडनेस। यहाँ पर इनका कारण क्या है कि आपकी सहानुभूति और आपके दया पर सबसे ज़्यादातर यहाँ पे ध्यान दिया गया है। विदाउट कंपैशन वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ अदर एंड विदाउट शोइंग काइंडनेस
वन कैन नॉट मीट द सफरिंग ऑफ अदर्स। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर आपके करुणा के बिना कोई दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता और बिना दया दिखाए दूसरों के दुखों को सामना भी नहीं कर सकता। आज आपको पता है कि कोई आपके सामने वाला परेशान है और आपसे कोई बातें कह रहा है, ठीक है, कभी कभी हमें पता होता है कि हम उसकी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम उसे सिंपैथी देते, सहानुभूति ही दे सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, हम दया ही दिखा सकते हैं उन्हें, है ना। कभी कभी आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो ये एक सोशल बिहेवियर होता है। इफ़ वन थिंग हॉनेस्टली, यानी कि अगर आप ईमानदारी से, यानी ऑनेस्टली अगर आप लोग क्या करें, विचार किया जाए, तो ये पाया जाता है कि मनुष्य को एक ही दूसरे के कष्टों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। आप यस, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर आज जो सब इतने परेशान हैं, इतना कुछ सफ़र कर रहे हैं, तो इंसान एक दूसरे के वजह से ही है। कभी किसी ने किसी को परेशान के, लाइक आप जैसे फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली हो, आज आप अपसेट हो क्यों? क्योंकि आपको लगता है उसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे समझा नहीं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंसान ही एक दूसरे के प्रॉब्लम का कारण है, आपके दुखों का कारण है। ये चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। इवन टुडे सोशल बिहेवियर रिफर्स टू वन ड्यूटी टू अदर। तो यहाँ पर क्या है, आपकी जो सामाजिक व्यवहार है वो एक दूसरों के लिए, आपकी क्या है, एक दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को दर्शाता है। इसीलिए आपकी सोशल बिहेवियर भी बहुत से तरह के उद्देश्यों में आता है, क्योंकि आपके जो दुख का कारण है वो आपके इंसान भी हैं, आप खुद भी हो। आज सब इंसान एक दूसरे को परेशान करने में, ठीक है, लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। बहुत जगह हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम सिंपैथी ही दिखाते हैं। तो ये इसीलिए आपके गौतम बुद्ध के, यानी आपके बुद्धिस्ट एजुकेशन में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। यहाँ पर हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के संपूर्ण मानव संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया जाता है। ये एक कारण है कि बौद्ध धर्म और दर्शन के अलावा मठों और विहारों के अन्य धर्मों, संस्कृतियों, दर्शनों के अध्ययन का भी प्रहवन किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके जो विहार है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है जहाँ पे ये लोग बैठ के अपने मेडिटेशन करते हैं, जहाँ पर अपना ये एजुकेशन देते हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती थी, ठीक है। इस काल के प्राचीन साहित्य के संरक्षण और नए साहित्य की रचना के लिए सैकड़ों विद्वानों ने नियुक्त किया गया। देखो यहाँ पर क्या है, आपके बहुत सारे मठ भी बनाए गए, मोनास्ट्रीज भी बनाई गई थी बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। तो जितने भी आपके भिक्षु होते थे या भिक्षुनी होती थी, मॉन्क्स या नन होते थे, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, मेडिटेशन करना हो तो ये सारी चीज़ें आपकी हर एक लोगों के से एकदम दूर बनते थे, शांति वाले जगहों पर। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की पांडुलिपियों तैयार भी की और विभिन्न भाषाओं का उनका अनुवाद भी किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने बहुत सारी स्क्रिप्ट, आपको भी पता है आपकी जो स्क्रिप्ट है वो पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, है ना, और उसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया। जो जिसको जो लैंग्वेज आती थी उसने उसको उस भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। कुछ विद्वानों ने साथ साथ नवीन साहित्य की भी रचना की थी। कुछ नए नए साहित्य भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारी की सारी साहित्य, सारी की सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये आपकी लाइब्रेरीज में रखी जाती थी, ठीक है, लाइब्रेरीज में। चलिए अब हम बात करेंगे आपके कुरिकुलम, आपका पाठ्यक्रम क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहला हमारा होता है कुरिकुलम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, देन आपका हायर एजुकेशन और कुरिकुलम ऑफ भिक्षु एजुकेशन। तो यहाँ पर आपके कौन से लेवल पर हो, आज आप देखते हो ना क्लास, आपकी प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो वो 1st to 5th का होता है, ठीक है। आपकी हायर एजुकेशन की बात करें तो 5th to 10th होता है। और आपकी भिक्षु एजुकेशन का तो यहाँ पर हर एक क्लास के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका सिलेबस सेट किया जाता है और आपको पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन, द एजुकेशन वॉज जो डिवाइडेड है 3 लेवल पे, जो मैंने अभी आपको बता दिया। ये आपका प्राइमरी लेवल है, ये आपका हायर एजुकेशन है और ये आपका भिक्षु एजुकेशन है, भिक्षु शिक्षा के बारे में। अब मैं आपको इसको एक एक करके यहाँ पे समझा देती हूँ। प्राइमरी एजुकेशन यानी आपकी प्राथमिक शिक्षा जो है, बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन और ऑर्गेनाइज इन मैथ एंड विहार। तो ये आपकी गणित और विहार में ये आयोजित की जाती थी, जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा होती थी। इसके अंदर आपकी 6 साल की उम्र से शुरू होता था और 12 साल की उम्र के बच्चे इसमें पढ़ते थे। क्लियर। देन आपका सेकंड आता है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। इसके अंदर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन किया जाता था, आपकी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। जैसे आज आप बीएड में हैं, ठीक है, तो बीएड के एग्ज़ाम के लिए पहले आप जब यहाँ अप्लाई करते हो तो उसके पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, देन तब आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। इस तरीके से आपका हायर एजुकेशन का लेवल है। उस शिक्षा में केवल सक्षम और सफल उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जाता था।
यहाँ पर नहीं है कि आप किसी को भी ले लो। तो यहाँ पर जो एंट्रेंस क्लियर कर देगा, तो जो सक्सेसफुल होगा स्टूडेंट, जो अच्छा खासा जिन्होंने पढ़ा होगा, सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी जो रह जाएंगे वो रह ही जाएंगे। और यहाँ पे 12 वर्ष की आयु से शुरू होगा या 20 से 25 वर्ष तक यहाँ के, यानी 12 to 25 ईयर्स के स्टूडेंट आपके हायर एजुकेशन में आते हैं, यानी कि पूरे अप टू ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट यहाँ पर आप देखोगे। लास्ट है आपका भिक्षु एजुकेशन। ये आपकी लास्ट एजुकेशन होती है। उस शिक्षा में पूरा होने के बाद जो छात्र बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं वे भिक्षु में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है बौद्ध धर्म आज पूरे संसार में आपको देखने को मिलेगा, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। हर जगह आपको इसके मोनास्ट्रीज और मठ देखने को मिलते हैं। तो अब जो जितने भी लोगों ने इसको फैलाया था, जो भी इस धर्म को फॉलो करते हैं, तो वो सब अब इस तो उसकी कौन सी एजुकेशन लेते हैं, कौन सी शिक्षा में आ जाते हैं, आपके भिक्षु एजुकेशन में। तो भिक्षु एजुकेशन में शामिल होने के बाद व्यक्ति को उपसंपदा संस्कार से गुजरना पड़ता है। संस्कार मैंने आपको वैदिक पीरियड में ही करा दिया था। तो यहाँ पर जो भी लोगों को आपके भिक्षु शिक्षा में जाना होता था, तो उन्हें उपसंप्रदा संस्कार करना पड़ता था। इस शिक्षा की अवधि कम से कम पूरे 8 साल होती थी, ठीक है। 8 ईयर्स तक ये ड्यूरेशन होती थी इनकी एजुकेशन की। और ये शिक्षा पूरी होने के बाद वो क्या बन जाते थे, आपके साधु यानी मॉन्क बन जाते थे। क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप मॉन्क नहीं बन सकते, एक क्योंकि तब क्या है, आप एक नॉर्मल पर्सन है। वह तब बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकता है और शिक्षण गतिविधियों को अंजाम दे सकता है, क्योंकि अब आप एक मॉन्क बन चुके हो। अब आप एक क्या हो गए हो, बुद्धिज़्म के यहाँ पे शिष्य हो चुके हो, आपको अच्छी खासी टीचिंग के बारे में समझ में आ गया। देन अब आप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। भिक्षु जो बौद्ध दर्शन और धर्म की विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है वह कई और वर्षों तक भिक्षु शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो जितना अच्छा, क्योंकि हम किसी भी लाइन में जाते हैं, जब हम उसको अच्छे खासे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब जाकर ही हम आगे उसको पढ़ा सकते हैं। आज जैसे कि मैं आपको ये सारी चीज़ें करा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, तो एक टाइम पे मैंने भी इसको पढ़ा, अच्छे से समझा, देन तब मैं आज आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ ये मैं भी आपको नहीं करा पाती, है ना। तो अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या किसी को बताते हैं, वो हम तब बता पा रहे हैं जब हमने उसके बारे में गेन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे 4 नोबल ट्रूथ के बारे में, जो कि मैं आपको पीछे ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे 4 नोबल ट्रूथ क्या दिया गया, देयर इज सफरिंग, ठीक है। सफरिंग का मतलब क्या है, आप जो दुख से, यहाँ पर जो दुख फेस ऑफ कर रहे हो जीवन में, अगर जो जितने भी इस धरती पे जन्म लिया है वो सभी की सब सफ़र करेंगे। देयर इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग। तो यहाँ पर क्या है, आप क्या है, आपका कारण ही क्या है, क्योंकि डिज़ायर यानी कि आपकी इच्छा, आज जो आपके दुख का कारण है वो आपकी इच्छा है। देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग और देयर इज़ अ वे लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। तो यहाँ पर क्या है, आपकी डिज़ायर को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कम ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रास्ते कम करने के लिए, कि यानी कि आपके जो दुख को कम कैसे कर सकते हो, उसके लिए भी आपके कुछ 8 फोल्ड पाथ बताए गए थे, 8 रास्ते बताए गए थे। देखो आप देख सकते हो, दुख क्या है, संसार में दुख है, नो डाउट। इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया है वो दुख तो आप देखोगे। समुदाय क्या है, दुख के कारण है। निरोध क्या है, दुख के निवारण है। और मार्ग, रास्ता क्या है, निवारण के लिए। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ, 8 रास्ते दिखाए थे, बताए थे। आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपकी राइट थॉट होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, आपकी गलत सोच नहीं होनी चाहिए। आप किसी के लिए अगर सोच रहे हो तो अच्छा सोचो, मन में कुछ और है, बाहर कुछ और बोल रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। और आपका जो भी पूरे एफर्ट डालो, राइट एफर्ट, जो भी आप काम करते हो तो आपको पूरे एफर्ट्स के साथ करने चाहिए। ये सारा कुछ इन्होंने बताया। और सारा कुछ ये सब कैसे कर सकते हो, मेडिटेशन के थ्रू। आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो कैसे बनने वाला है, मेडिटेशन करेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। आज ये हम हर एक इंसानों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ही वीक होता है। हम लोगों का कॉन्सेंट्रेट कहीं और चला जाता है। हमारा फोकस होता है कि हम अभी पढ़ेंगे, बट हमारा 2 मिनट के बाद वो कॉन्सेंट्रेट हट जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। क्लियर हो गया। चलिए अब आपके बुद्ध एजुकेशन के कुछ कैरेक्टर हम देखने वाले हैं, जिसमें पहला है आपका पबजा संस्कार, दूसरा है आपका उपसब्दा संस्कार, तीसरा है आपका शिक्षक की जिम्मेदारी, फिर नेक्स्ट है आपकी छात्रों की दिनचर्या, फिर आपकी महिला की शिक्षा, फिर आपकी व्यावसायिक शिक्षा, देन आपका पाठ्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी बुद्ध के एजुकेशन करेंगे सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी, जिसमें से आपको 2 सेरेमनी, 2 संस्कार करने पड़ते हैं। फिर आपके टीचर की, आपके
बच्चों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो देखोगे। फिर आपके पूरे स्टूडेंट्स की दिनचर्या क्या होगी, पूरे लाइफ में पूरा दिन कैसे जाता है, वो सारा कुछ डेली रूटीन देखोगे। वुमेन के एजुकेशन पे हम बात करेंगे, उनका क्या सिलेबस कुरिकुलम है वो सारा कुछ देखेंगे। एक एक करके डिस्कस करते। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ पबजा सेरेमनी, पबजा संस्कार होता क्या है। पबजा वॉज एक्सेप्टेड सेरेमनी ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। पबजा मीन्स गोइंग आउट। यहाँ पर पबजा का मतलब क्या है, गोइंग आउट होता है, ठीक है। आपकी जितनी ये सेरेमनी कब मनाई जाती है, जितने भी आपके बुद्धिज़्म में मॉन्क बनने आए हो, जितने भी मोनास्ट्री मठ को ज्वाइन करेंगे तो उनको ये संस्कार करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द सेरेमनी द स्टूडेंट आफ्टर बीइंग एडमिटेड टू अ मोनास्ट्री हैड टू रीअनाउंस ऑल हिज वर्ल्डली एंड फैमिली रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जितने भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो जब आपके बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, आपके मठ में रहेंगे तो वो सारा संस्कार उन्हें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ेगा, जो भी रूल्स या रेगुलेशन बने होंगे। ऑल इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू एनी कास्ट कुड बी एडमिटेड टू अ मोनास्ट्री एंड आफ्टर बीइंग एडमिटेड ही डिड नॉट बिलोंग टू एनी कास्ट। आपके बुद्धिज़्म में, बौद्ध धर्म में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोई भी कास्ट से कोई मैटर नहीं करता। मोनास्ट्रीज में कोई भी आ सकता है, कोई भी बौद्ध धर्म को अपना सकता है। यहाँ पर आपके कास्ट या क्लास कौन सी है इससे इनको कोई मतलब नहीं था, हर एक कोई बराबर था। जैसे आज भगवान के लिए टेंपल में जब मंदिर में वर्शिप करने जाते हो तो भगवान के लिए ये नहीं होता कि ये रिच है या पुअर, हर एक इंसान बराबर है। ऐसे ही बुद्धिज़्म में भी क्या था कि हर एक बराबर है, ठीक है। पबजा सेरेमनी द इंडिविजुअल हैड टू गेट हिज हेड फुली शेव्ड एंड पुट ऑन येलो क्लोथ। तो जो भी सेरेमनी को फॉलो करता है, संस्कार को जो भी करेगा, तो उन्हें अपने सर को पूरे तरीके से सेव करवाना है। और कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, पीले कलर के कपड़े पहनने पड़ते थे, ठीक है। तो ये उनको क्या, फिर जाके वो भिक्षु बनते हैं, ठीक है। हिंदी और स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हो, बाहर जाना, ठीक है। पबजा बौद्ध शिक्षा जो पद्धति का संस्कार है, पबजा का मतलब क्या है, बाहर जाना। जब बालक विद्या प्राप्त करने के लिए संघ या मठ में प्रवेश कर जाता है तब बालक का पबजा संस्कार होता है, ठीक है। आपने अपने घर को छोड़ दिया, अब आप बाहर चले गए। इस संस्कार में बालक ने अपने माता पिता परिवार से अलग होकर बौद्ध मठ में विद्यार्जन के लिए प्रवेश किया। जैसे स्कूल छोड़ के, जैसे आज लोग क्या हॉस्टल जाते हैं, ठीक है। ऐसे उस समय पे क्या था कि आपको पता है गुरुकुल होते थे, या आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आप अपने घर को छोड़ते हो तब आप ये सारी काम कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, अपनी फैमिली को छोड़ा और तब ये इस संस्कार को करके क्या बनेंगे, भिक्षु बनेंगे, क्योंकि अब इन्हें बौद्ध धर्म, उनकी एजुकेशन, उसकी शिक्षा को प्राप्त करना है। अब आपके एट द पबजा संस्कार इन्होंने 10 ऑर्डर दे रखे हैं जो कि फॉलो करना है। क्या क्या चीज़ें, जब आप इस, अगर आपको बौद्ध धर्म को अपनाना है तो उसके लिए आपको ये सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, अहिंसा का आभास करें, प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। हमें कभी किसी पर हाथ नहीं उठाना, हमें किसी की हत्या नहीं करनी है, ये चीज़ पहली बोली जाती है, ठीक है। चाहे वो इंसेक्ट ही क्यों ना, मान लो कोई इंसेक्ट यानी अन्य यानी आपकी चींटी तक को नहीं मारना है आपको। दूसरा, चोरी नहीं करनी है, डोंट स्टील। तीसरा है, अपवित्रता से दूर रहें, डोंट कीप अवे फ्रॉम इम्प्योरिटी, कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं खानी या पीनी है जो इम्प्योर हो। तीसरा, नेक्स्ट फोर्थ है, हमेशा सत्य बोले, ऑलवेज टेल द ट्रुथ, आपको हमेशा सच बोलना है। डू नॉट यूज़ ड्रग्स, कोई भी नशीले पदार्थों का यूज़ नहीं करना है। नॉट ईटिंग एट प्रोहिबिटेड टाइम, वर्जित समय पर भोजन नहीं करना है। आपको ऑलरेडी पता है कि ये सारी चीज़ों में आपका एक टाइम सेट होता है कि किस समय आपको खाना है, किस समय क्या करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। नृत्य, संगीत और आपके स्पेक्टिकल्स, इसमें से परहेज करना है। अब डांस, म्यूजिक, जो एंटरटेनमेंट वाली लाइफ है उन सबको आपको अवॉइड करना है। सिंगार से दूर रहना है, मेकअप एंड ऑल कुछ नहीं करना। और अब आप बेड पे भी नहीं सो सकते, ठीक है। अब और लास्ट है, डोंट एक्सेप्ट गोल्ड और सिल्वर डोनेशन, सोना चांदी का दान स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करें। बिल्कुल सिंपल और सादगी से जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि अब आप मॉन्क हो, भिक्षु बने हो, तो अब आपको क्या करना है, उसी तरीके से सादगी से अपने जीवन को व्यतीत करना है। और तो ये सारी चीज़ें उन्हें फॉलो करनी है और ये सारी चीज़ें इन्हें सिखाई जाती थी संस्कार में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका उपसब्दा संस्कार। इस संस्कार में पबजा के बाद बौद्ध जो भिक्षु होते थे उनको ये वाला संस्कार करना पड़ता था, जिसमें पबजा सब ये डिफरेंट होता था। इसमें 12 साल के जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार किया गया। मठ के अन्य सभी भिक्षुओं के सामने सरमन को खुद को पेश करना होता है। इस समारोह के लिए किसी को भी प्रवेश दिया जा सकता है, जब अधिकांश भिक्षु उसी के पक्ष में मतदान करते थे, ठीक है।
इस समारोह के बाद शर्मन को मठ का पूर्ण सदस्य माना जाने लगा। इस मौके पर उनके सारे सांसारिक और पारिवारिक रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो ओवरऑल जब आप ये दोनों सेरेमनी, दोनों संस्कार को कर लेते हो तो यहाँ पर क्या होता है, अब आप अपनी फैमिली से दूर रहोगे, ठीक है। लाइक अब आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है, आपका कोई भी प्रॉपर्टी पे हिस्सा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हो जाती है जब बौद्ध धर्म को यहाँ पे लोगों ने अपनाया। पूरे जिसे कहते हैं ना, मॉन्क भिक्षु बन गए हो तो पूरे तरीके से बन गए हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बात करेंगे, आपके टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, क्या जिम्मेदारी है, उस पर बात करेंगे। शिक्षक और छात्र दोनों ही मठ या बौद्ध व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, स्कूल जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बनती है। परंतु विद्यार्थी भिक्षु की शिक्षा, वस्त्र, भोजन और निवास के संबंध में पूर्ण गुरु पे उत्तरदायी था। यहाँ पर आपको जो पूरा एजुकेशन है, आपके कपड़े हैं, क्लोथ है, आपकी फूड, रेजिडेंस हुआ, तो आपके जो स्टूडेंट मॉन्क थे वो टीचर पे पूरे की तरह क्या है, उस पर रिस्पॉन्सिबल है। छात्र के बीमार पड़ने पर उसके इलाज की जिम्मेदारी भी शिक्षक की होती है। शिक्षक अपने शिष्य के सारा स्नेह प्रदान करते हैं, नो डाउट। और आपको पता है टीचर भी है, जो भी आपके डाउट या क्वेरी है, हमें जो चीज़ें बताई जाती है लेक्चर या क्वेश्चन आंसर मेथड यहाँ फॉलो की जाती है। जैसे आज आप देखते हो कि हमें क्लासेस में पूरे चैप्टर को पढ़ाया जाता है, उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर यानी जो लास्ट में एक्सरसाइज होता है उसको सॉल्व करने को दिया जाता है। क्यों? ताकि ये देखा जा सके कि आपको कितनी चीज़ें क्लियर हैं, आपको वो पूरा चैप्टर या कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया है वो आपको समझ में आया या नहीं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपके पूरे जितने भी जो बौद्ध धर्म के जो शास्त्र थे, आपके जो स्टूडेंट्स थे, वो उनकी पूरी दिन में क्या क्या चीज़ें वो करते थे। शिष्य ने अपेक्षा की जाती है कि वह पूरी निष्ठा के साथ अपने गुरु की सेवा करें। आज भी ये है, ठीक है। अपने टीचर्स के हमें वो यहाँ पे कहते हैं रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रातःकाल उठकर विद्यार्थी शिक्षक की नित्य कर्म की सारी व्यवस्था कर देगा, ठीक है। अब जो भी उसका डेली रूटीन है वो सारा कुछ देखोगे। वह अपना खाना पकाएगा और अपने कपड़े और बर्तन भी साफ करेगा। भिक्षा मांग कर जो कुछ भी प्राप्त होगा वो अपने गुरु के सामने रखते थे। पहले के टाइम पे देखोगे वो लोग भिक्षा मांगने जाते थे, तो जो भी कुछ होगा तो वो जितना भी कुछ मिला होगा वो किसको ला करके देंगे, अपने टीचर्स को। जब भी शिक्षक की आवश्यकता होती है तो छात्र को किसी भी समय शिक्षा प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी होगा, जो भी चीज़ आपको सिखाई गई है वो करोगे और आप जो भी होगा फिर अपने टीचर को ला के देना पड़ता था, ठीक है। बात कर देंगे कुरिकुलम की, आपके पाठ्यक्रम की, तो वो है स्पिरिचुअल इन नेचर। आपको प्रकृति में आध्यात्मिक था, मेन आपको ये है, क्योंकि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, सेल्वेशन। मेन आपका शिक्षा का क्या है, मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। इसलिए धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है। उस समय पर ये नहीं था इंग्लिश, हिंदी और आपकी मैथ्स और ये सारा कुछ करना है। मेनली आपको रिलीजियस, धार्मिक से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती थी, जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। इस प्रकार केवल भिक्षुओं के लिए ही था। इसके अलावा कताई, बुनाई, कपड़ों की छपाई, सिलाई, स्केचिंग और ये सारी बनाना बौद्ध शिक्षा के लिए अन्य विषय थे। इसके अलावा ये लोग स्पिनिंग, वीविंग, प्रिंटिंग और आपके कपड़ों को टेलर का काम, आपकी सर्जरी, आपके कॉइन सिक्के बनाने का काम, ये सारी चीज़ें भी आगे फिर इन लोगों ने सिखाई और इन लोगों ने फॉलो करी थी, ठीक है। अब बात करेंगे आपकी महिला की शिक्षा, वुमेन एजुकेशन की। तो वुमेन एजुकेशन की अगर हम बात करें, बौद्ध काल के दौरान आप देखोगे महिला की शिक्षा अपने सबसे निचले स्तर पर थी, क्योंकि महिला लोग इस अर्थ में तिरस्कृत थी। भगवान बौद्ध धर्म ने सभी बुराइयों को स्रोत माना है। आपको भी पता है पहले के टाइम पर क्या था कि सोसाइटी में एक जो आपके शूद्र होते हैं, ठीक है, आप और आपकी वुमेन्स, इन दोनों को अलाउ नहीं होता था, ना एजुकेशन में, ना ही टेंपल में जाने का अलाउ, ना असेंबली में जाने का अलाउ, ठीक है। इसीलिए उन्होंने उस समय के दौरान उन्हें सभी बुराइयों का स्रोत मानने की सलाह दी थी। इसीलिए उन्हें अपने जीवन के काल में मठों में महिलाओं को प्रवेश ना देने की सलाह दी थी। तो इसीलिए यहाँ पर जो फीमेल्स थी, वुमेन्स थी, वो मोनास्ट्रीज में, मठ में नहीं जा सकती थी, उन्हें अलाउ नहीं था। अगर उन्हें भिक्षुनी बनना है तो वो नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे उनके प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह के कारण बुद्ध ने अपनी सौतेली महाशय सहित लगभग 500 महिलाओं को अपनी कई प्रतिबंधों और एक्शन के साथ विहार में प्रवेश की अनुमति दे दी थी, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन लगाया था, याद रखना, ठीक है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गौतम बुद्ध के मदर का नाम क्या था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो इनके शिष्य हैं ये आनंद, ये इनके क्या लगते थे, मैं देखना चाहूँगी कितने ने आपके बुद्धिज़्म का ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे वोकेशनल एजुकेशन की तरफ। शिक्षा की
बौद्ध प्रणाली के दौरान व्यावसायिक शिक्षा की अपेक्षा नहीं की गई। यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन को इग्नोर किया गया आपके बुद्धिस्ट सिस्टम में। विहार के भिक्षु को कताई, बुनाई और आपकी सिलाई सिखाई जाती थी ताकि वो अपने कपड़ों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। उन्हें आपकी आर्किटेक्चर के बारे में, वास्तुकला के बारे में बताया जाता था, ठीक है, कि जो उनका विहार है वो उसको कैसे उसको रिपेयर कर सके, कैसे उसकी मरम्मत कर सके, पहले ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, ठीक है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लेकिन बिहार से बाहर रहने वाले गृहस्थों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए थे और वह आजीविका भी कमाते थे। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके बुद्धिज़्म है, बौद्ध धर्म में, मोनास्ट्रीज में रहते हैं, वो सारी चीज़ें तो ये लोग सीख ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें सिखाई गई जिससे वो क्या कर सके, अपने जीवन को व्यतीत कर सके। तो बहुत सारी और भी चीज़ें इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। अब आपके मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो पढ़ाने का जो तरीका होता है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट के माने में बॉडी, माइंड और कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने का। यहाँ पे इन्होंने 3 मतलब क्या बताया है, बॉडी, माइंड और कॉन्शियसनेस, आपको भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिटेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड, डिबेट एंड लॉजिक मेथड, लेक्चर मेथड, शास्त्र एंड कॉन्फ्रेंस मेथड, प्रैक्टिस मेथड, सेल्फ स्टडी मेथड। तो ये सभी कुछ आपको पता है। इमिटेशन तो देखो सभी करते हैं, ठीक है। रोटेट यानी रोट मेथड, जहाँ पे रटना कहते हैं, ये चीज़ भी बहुत लोग करते हैं। कभी कभी हमें चीज़ें समझ नहीं आती लेकिन पेपर तो देने जाना ही है, तो फिर हमें लगता है कि क्या करें हम, तो क्या करते हैं, इमिटेशन करते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड है, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, पढ़ा लिया, फिर मैम हमें क्वेश्चन आंसर देती है या फिर हम उनसे पूछते हैं। इससे क्या होता है, हमें ये चीज़ें क्यों क्लियर होती है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें वो चैप्टर क्लियर हुआ या नहीं। एक्सप्लेनेशन मेथड क्या है, कोई भी चीज़ है, हम बता रहे किसी भी चैप्टर के बारे में, किसी भी टॉपिक, विषय के बारे में, तो यहाँ पर क्या हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि डिटेल में कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। डिबेट एंड लॉजिक मेथड, और दूसरे और नेक्स्ट क्या मेथड हो सकता है कि हम उस चीज़ों पे डिबेट करें, ठीक है। कोई भी चीज़ हमें हो क्या, हम इन फ्यूचर में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई विवाद करना हो तो एक फेवर में होता है, ठीक है, एक अगेंस्ट होता है, तो आप लोग यहाँ डिबेट कर सकते हो और हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है समझाने का। लेक्चर मेथड तो सभी को पता है, लेक्चर। कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है, कॉन्फ्रेंस होती है ना, सभी ने देखा है। प्रैक्टिस मेथड, जितनी हमें सबको यही बोला जाता है टीचिंग करने का, मैं प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिना हमारे सेल्फ स्टडी के हमें कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती। चाहे आप कितनी भी वीडियोस देख लो, कितने भी कोचिंग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सेल्फ स्टडी आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे बताई हुई है। इमिटेशन मेथड की बात करते हैं। आपके इमिटेशन मेथड आप सभी जानते हो, ये एक नेचुरल मेथड होता है, ठीक है, टीचिंग और आपकी लर्निंग के लिए। क्योंकि बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान अगर आप एक चीज़ देखोगे, ये मेथड हम मैक्सिमम आपके प्राइमरी लेवल पे यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपके टीचर प्रोनाउंस करती है वर्ड को, स्टूडेंट उसको रिपीट करता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग उसको जानते हो, ए हम बोलेंगे ए फॉर एप्पल, तो बच्चा भी वही बोलेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम उसकी स्टार्टिंग है, तो हम प्राइमरी लेवल पे इमिटेशन मेथड को ज़रूर यूज़ करते हैं। आगे जाके इतना अच्छा नहीं होता है। टीचर रॉट द लेटर एंड स्टूडेंट कॉपीड देम। यहाँ पर भी आप जानते हो, टीचर जो है आपके स्टूडेंट जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी वर्ड्स, आपके जो लेटर है वही बच्चा कॉपी में करता है। दिस मेथड वाज आल्सो यूज एक्टिविटी मैथ एम्ड और डिज़ाइन सब्जेक्ट। कुछ भी करोगे, कोई भी काम करोगे, तो प्राइमरी लेवल पे क्या है, जो भी टीचर लिखेगी वही बच्चा कॉपी करता है। दूसरा है क्वेश्चन आंसर मेथड है, ये भी आपका नेचुरल मेथड है। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको पता है, बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, कब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ताकि और जब उसको उसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो यहाँ पे फिर क्या होता है, सब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ अब हमें चीज़ें क्लियर है। तो क्वेश्चन आंसर करने से ही चीज़ें सॉल्व होती है। तो बुद्धिस्ट पीरियड में भी ये मेथड यूज होता था। स्टूडेंट डिड आस्क क्वेश्चन एंड मॉन्क डिड आंसर। तो यहाँ पे जो बच्चे होते थे वो आपके मॉन्क यानी भिक्षु से क्वेश्चन पूछते थे और देन वो उसका आंसर देते थे, ताकि ये चीज़ें कि ये करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। एक्सप्लेनेशन मेथड आप जानते हो, आपके जो चाइनीज़ ट्रैवलर है हुआनजांग ने मेंशन किया था इस मेथड को, ये भी आप जानते हो। ये आपके चाइना के ट्रैवलर हैं। कौन है? आपके चाइना के ट्रैवलर हैं। सभी ने पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी होगी। हर्षवर्धन के टाइम पर ये आए थे, जब भारत में आपकी
हर्षवर्धन की डायनेस्टी यानी एंशियंट इंडिया का टाइम था, उस समय पर ये चाइना यहाँ पे आके उन्होंने ट्रैवल किया था। ही wrote that teacher used to explain the meaning of the lesson in detail. This method was used specifically at the higher level of education. Explanation method आपके यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपके हायर लेवल पे इसको समझाया जाता है। कोई भी चीज़ अब आप देखते हो तो टीचर क्या करती है, आपको चीज़ें समझाती है, ना कि एक एक वर्ड करके लिखाते हो और आप कॉपी में लिखते हो, नहीं, वो डायरेक्ट आपको समझाती है और आप जब चीज़ें समझते हो अपनी तरफ से भी इसको चीज़ें लिख लेते हो। डी नेक्स्ट है डिबेट और लॉजिक मेथड। ये आपकी कंट्रोवर्सी टॉपिक है। मैंने आपको बताया कि एक आपका फेवर में रहेगा और एक आपके अगेंस्ट में रहते हैं, और यहाँ पे आपका डिबेट होगा, और दोनों तरीके से ये भी एक तरीका होता है कि यहाँ पर आप अपनी चीज़ों को समझा सकते हो, ठीक है। देन है आपका लेक्चर मेथड। आप सभी को पता है लेक्चर में क्या होता है ना, हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन और ग्रेटर स्कॉलर्स हो, सबके अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं और वहाँ पर सब अपने टॉपिक के बारे में बताते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है, और वो उसके ऊपर लेक्चर देते हैं। कॉन्फ्रेंस मेथड भी मैंने अभी आपको बता दिया, जहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें सीखते हो। तो स्कॉलर के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं और वहाँ पे वो अपने कॉन्फ्रेंस रखते हैं, उसमें बताते हैं जो भी चीज़ें रहती हैं। स्टूडेंट जितने भी आपके हायर एजुकेशन के रहते हैं वो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं और अपने जो भी स्कॉलर्स आपके जो लेक्चर दे रहे होते हैं, जो कॉन्फ्रेंस में चीज़ें बता रहे होते हैं, वो चीज़ें पूछते हैं और साथ ही साथ अपने डाउट भी क्लियर करते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका प्रैक्टिस मेथड। ये भी आपका इमिटेशन मेथड की तरह ही है। इमिटेशन में तो आप कॉपी करते हो, प्रैक्टिस में क्या है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती है, ठीक है। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सेल्फ स्टडी की बुद्धिस्ट पीरियड में आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज डेवलप्ड, क्योंकि कला भी सिखाई जाती है और राइटिंग भी अच्छे से डेवलप की जाती है। तो यहाँ पर हैंड रिटन, क्योंकि मैंने आपको बताया मैन्युस्क्रिप्ट जो आपकी पांडुलिपि लिपि है वो हाथों से लिखी जाती थी, ठीक है, हाथों से। पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो सारी चीज़ें आपकी हाथों से लिखी जाती थी ये मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसीलिए आपकी राइटिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो सारी अच्छी तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर सकें। ये सारा कुछ आपको याद रखना है। और सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो आपका काम बनने नहीं वाला है, क्योंकि हम कहीं से कितना भी कुछ भी पढ़ लें, लेकिन जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आने वाली, ठीक है। नाउ आपका है मेडिएवल पीरियड, यानी कि आपका मध्यकाल का इतिहास, जिसको आप किसके नाम से जानते हो, मुस्लिम पीरियड के नाम से भी जानते हैं। 1200 से 1700 का इसका टाइम पीरियड है। और हमें पता है कि हम मेडिएवल पीरियड को मुस्लिम पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय आपके मुस्लिम ने रूल किया था, ठीक है। ये आपका 12th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, 12th सेंचुरी से 16th सेंचुरी का टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पर क्या आपके मुसलमानों ने यहाँ पर शासन किया था, इसीलिए इसको हम मुस्लिम काल के नाम से भी जानते हैं। और जब मुस्लिम का पीरियड है तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर जो ये प्रचार करने वाले हैं, फैलाने वाले हैं, जिसके बारे में बताने वाले हैं, वो है आपका इस्लाम के बारे में। ये अब आप यहाँ देखोगे। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ तक वीडियो कैसी लगी, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्लियर हो गया? चलिए, इसको स्किप मत करना, इसको ज़रूर करना। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम आपके मुस्लिम एजुकेशन के स्टेजेस के बारे में देखेंगे, उनके चरण के बारे में। तो मुस्लिम एजुकेशन जो है, जो आपकी शिक्षा दी जाती है, वो 2 स्टेजेस में देखोगे। पहला है आपका मकतब और दूसरा है आपका मदरसा। तो मकतब जो है ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन है, और मदरसा आपका उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन है। मकतब का आपका वो जगह है जहाँ पर आपके एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे मकतब कहते हैं। ये आपके मुस्लिम्स के पीरियड के टाइम पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर इसी वजह से मस्जिद के पास ही आपके मकतबों का निर्माण करवाया जाता था, ठीक है। मदरसा तो सभी को पता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भाषण देना, यहाँ पर भी आपके हायर एजुकेशन की पढ़ाई की जाती है, ठीक है। ये तो मदरसा तो सभी को अच्छे खासे तरीके से पता है। अब डिटेल में देखो, मकतब की अगर हम बात करें, वो लाइक का प्राइमरी स्कूल है, ठीक है। यहाँ पर आपके छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। वे शिक्षा की स्वदेशी व्यवस्था के पैटर्न पर आयोजित मस्जिदों के निकट स्थित थे, और आपके बच्चों ने अपने जीवन की शुरुआत में इन मकतबों के स्कूल में भाग लिया था और पवित्र कुरान की आयतों को रटाया गया। तो आज जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मुस्लिम रिलीजन के बच्चे हैं, आज वो सारी चीज़ें कुरान के बारे में पढ़ पाए हैं, बोल पाए हैं, बता पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें कुरान के बारे में बताई गई, जो भी उस कुरान में आपकी टीचिंग्स दी गई थी। मस्जिद के मौलवी ने शिक्षक के काम को अंजाम दिया था। तो यहाँ पर जो टीचर आप देखोगे वो मौलवी होते हैं, मॉस्क्यू के जो मस्जिद के जो मौलवी होते थे ना, वो टीचर होते थे, क्योंकि वही सारी चीज़ें इन्हें बताते थे। एकल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी और मॉनिटर प्रणाली प्रचलित थी। यहाँ पर आपका सिंगल एक टीचर होते थे,
और मॉनिटर सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, कोई पैसा नहीं देना होता था मकतब में। क्लियर। और साथ ही साथ शिक्षा ने धर्म के प्रति आस्था पैदा करने और बच्चे के धार्मिक भावनाओं को जगाने में मदद भी की थी। यहाँ पर आपकी शिक्षा में, क्योंकि जो भी चीज़ हमें सिखाई जा रही तो आपको ये है कि हाँ, यहाँ पर लोगों को आपके उस धर्म के बारे में आपसे आस्था बढ़वाई जा रही है। ठीक है, आपको फीलिंग्स यानी कि भावनाएं जगाई जा रही हैं। शिक्षण पद्धति मौलिक थी। टीचिंग मेथड क्या है? ओरली। यहाँ पर रिटर्न में नहीं, ओरली सिखाया जाता था उस समय। ठीक है, इसमें विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा दी जाती थी और पवित्र पुस्तक यानी कि आपका कुरान का अध्ययन कराया जाता था। होली बुक जो आपकी मुस्लिम यानी इस्लाम की होती थी वो कुरान है, सभी को पता है। कुछ मकतबों में लेखन और गणित भी पढ़ाया जाता था। अभी वैसे देखो, आपके मकतब में जो टीचिंग मेथड है वो ओरली था। ओरली सारा मौखिक तरीके से सारी चीज़ें बताई जाती थी, लेकिन कहीं कहीं आपको राइटिंग और अर्थमेटिक वे भी यूज़ किया जाता था मकतब में। अच्छे लेखन पर जोर दिया जाता था। तख्ती यानी स्लेट का यूज़ किया जाता था। स्लेट सभी को पता है, आपका एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड जिसके हम सब लिखते हैं, क्योंकि राइटिंग आपकी गुड होनी चाहिए। तो जितना लिखेंगे उतनी अच्छी राइटिंग होगी आपकी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे मदरसा की, जो हायर एजुकेशन में आपको देखने को मिलता है। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा मदरसा नामक संस्था के माध्यम से प्रदान की जाती है। ये मदरसा शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के रूप में काम करते थे। अन्य मुस्लिम देशों के साथ इन केंद्रों की ओर आकर्षित होते थे। इन केंद्रों की स्थापना मुख्य उद्देश्य धर्म और संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करता था। राजाओं ने उनके रखरखाव और विकास के लिए समय समय पर धन उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक मदद की थी। इन उच्च शिक्षण संस्थानों का प्रशासन निजी लोगों और धनी दानदाताओं के हाथों में था। पाठ्यक्रम की अवधि 10 से 12 साल की वर्ष होती थी। शिक्षा का माध्यम विशुद्ध आपके विरुद्ध जो रूप से अरबी और फारसी था। तो यहाँ पर आप देखो, मदरसा है, मदरसा की जो लैंग्वेज जो सिखाई जाती है वो अरेबिक और आपकी पर्शियन होती थी, क्योंकि आपके इस्लाम मुस्लिम की यही लैंग्वेज होती है। यहाँ पर ही पूरे कोर्स 10 से 12 साल में सिखाया जाता था। और यहाँ पे जो राजा है, मोनार्की सिस्टम है, जो किंग है, वो हेल्प करता था कि जो भी आपके मदरसा में जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, किसी भी चीज़ में फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत, वो करते थे। मेंटेनेंस कैसे डेवलप करेंगे, ये सारा कुछ आप देखोगे यहाँ पर। इसमें आपको अपने धर्म को कैसे स्प्रेड करना है, कैसे फैलाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती थी और करवाई जाती थी। ठीक है, तो और यहाँ पर अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्री से बच्चे आते थे मदरसा में पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे मेडिएवल पीरियड में आपकी शिक्षा का क्या उद्देश्य है। आपके धर्म का प्रचार करना, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, क्योंकि अब बात आती है सोसाइटी में इस्लाम रिलीजन देखने की। तो हमें यहाँ पर क्या है, अब हमें इस्लाम जो आपका धर्म है उसको फैलाना है। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक एथिक्स, इस्लामिक नैतिकता के बारे में बताना है जो भी चीज़ें हैं। तीसरा, आपको ज्ञान का प्रचार करना है, स्प्रेड ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ मुस्लिम कल्चर, जो भी मुस्लिम की संस्कृति कल्चर है, कौन सी भाषा है, क्या किसमें मानना है, क्या नहीं करना है, वो सारा कुछ बताता है। आपके इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक एथिक्स, आपकी इस्लामिस्ट की नैतिकता को इस्टेब्लिश किया गया था। टू गेट हाई स्टेटस विद वेल्थ एंड फेम, धन यश के साथ उच्च आहान पाना। राजनीतिक व्यवस्था का प्रचार, प्रमोशन करते थे पॉलिटिकल सिस्टम का, आपके आर्ट स्किल का, रिलीजन इंस्पिरेशन की, आपको मुस्लिम रिलीजन यानी कि आपके इस्लाम धर्म को क्यों मानना है या ये क्यों इंस्पायर है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, इससे अटैचमेंट ऑफ वर्ल्डली प्लेजर, पॉलिटिकल एजुकेशन, यहाँ पर क्या है, सांसारिक सुख की प्राप्ति मिलेगी, कैसे क्या होगा, वो सारा कुछ आपको इस समय मेडिएवल पीरियड में एजुकेशन यानी कि शिक्षा दी जाती थी। ठीक, यहाँ पर अब आप देख सकते हो आपके धर्म का प्रचार मैंने अभी आपको बताया। धर्म के प्रचार में क्या है, मध्यकालीन आपके मेडिएवल पीरियड में धर्म का प्रचार करना महत्वपूर्ण उनका उद्देश्य था। इसके लिए मुस्लिम शासक मकसद के साथ मकतब का या मदरसा भी खोले गए थे, क्योंकि तभी आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। दूसरा, इस्लामी नैतिकता का विस्तार। भारत में मुसलमान ने शिक्षा के द्वारा एक विशेष सामाजिक और लौकिक नीति का प्रचार किया है। ठीक है, ज्ञान का प्रसार आप कर रहे हो। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य जनता के बीच में ज्ञान का प्रकाश भी फैलाना था, इसीलिए। नेक्स्ट, मैंने अभी आपको बताया उस समय आपके मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या है, कि उनका कौन सा कल्चर है, कौन सी संस्कृति को फॉलो करना है, उनके क्या सिद्धांत हैं, उनके क्या कानून हैं, क्या परंपराएं हैं, क्या प्रथाएं हैं, ये सारी चीज़ें भी इन लोगों को बताई गई। नेक्स्ट है इस्लामिक नैतिकता की प्रतिस्थापना। यहाँ पर मैंने आपको बताया
कि कैसे मुसलमान का जो नैतिक और चारित्रिक प्रतिमान है वो हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। इस्लामी नैतिकता को प्रतिस्थापना करने के कार्य में विशेष रूप से सहायता ली जाती थी। हिंदू मुस्लिम में डिफरेंस है, सारा कुछ यहाँ बताया हुआ है और मैं ऊपर आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ। आप लोग अच्छे खासे तरीके से रीड कर लेना, ठीक है। कि यहाँ पर तो ये सब आपके क्या है, मुस्लिम्स के एजुकेशन का उद्देश्य है, धर्म प्रेरणा, आपकी राजनीतिक शिक्षा, ये सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, आपके मुस्लिम एजुकेशन की विशेषताएं देख लो, क्या फीचर्स हैं। मुस्लिम पीरियड में एजुकेशन जो है वॉज इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक जगहों पर देखोगे एजुकेशन यहाँ फ्री होती है और डिसिप्लिन में रहना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेशनशिप आपके टीचर और आपके यहाँ पे बहुत अच्छा खासा था, ठीक है। स्टूडेंट जो है आपके टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे और ये आज भी करना भी चाहिए। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है। हिंदी में बता देती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबको यहाँ पे रहता है, इंग्लिश में तो आप फिर भी समझ जाओगे। ज्ञान को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है, पालने से लेकर कब्र तक आपके प्राप्त करना चाहिए। सारा कुछ जन्म से लेकर के कब्र तक की सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। शिक्षा प्राप्त करना एक आशीर्वाद है, इसे प्रदान करना मुसलमानों के अनुसार एक नेक काम था। मुस्लिम काल में ये माना जाता था कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा करना बेहतर है। मतलब कि पढ़ाई ज़रूरी है, एजुकेटेड बच्चे को शिक्षा दो, नॉलेज दो, ज्ञान प्राप्त हो। ये नहीं हो कि आपने उसे पढ़ाया लिखाया नहीं है, शादी करके ज्वेलरीज दे दी, इतने सोना चांदी दे दिया। ये इम्पॉर्टेंट नहीं था मुस्लिम्स पीरियड में, ये था कि यहाँ पर इनको पढ़ाया जाए, एजुकेटेड किया जाए। क्लियर हो गया। इनके पढ़ाने की विधि होती थी क्या, ओरली, जो मैंने अभी आपको बताया। हायर एजुकेशन में टीचर यूज़ करता था यहाँ पे लेक्चर मेथड। नेक्स्ट इनके साथ साथ यहाँ पे मॉनिटर सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड भी आपको इनकी टीचिंग के टाइम पर देखने को मिलेगी, जिसमें आपके धर्म दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, राजनीति विज्ञान को पढ़ाने के लिए सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी। देयर वॉज प्रॉपर अरेंजमेंट होता था प्रैक्टिकल टीचिंग के लिए, म्यूज़िक हो, हैंडीक्राफ्ट हो, ड्राइंग हो, मेडिकल साइंस, सब कुछ सिखाया जाता था। और आपकी सेल्फ स्टडी यानी आपकी खुद से इनको बढ़ावा भी दिया जाता था, इनकरेज किया जाता था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बिना खुद से पढ़े हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आप कितनी अच्छी वीडियो देख लो, कितने अच्छा कोचिंग कर लो, कितने अच्छे टीचर आ जाए, लेकिन जब तक खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे काम नहीं बनने वाला। टीचर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते थे। राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। इनको जो मैं पढ़ाने का तरीका, इनका जो मीडियम था वो कौन सी भाषा थी, आपकी फारसी भाषा यानी पर्शियन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। शाही नौकरी प्राप्त करने के लिए फारसी का ज्ञान आवश्यक था। अरेबिक भाषा भी कंपलसरी थी। हिंदू कुड स्टडी देयर रिलीजियस बुक, यहाँ पे जो इतने भी हिंदू थे वो भी मुस्लिम के इस धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन कर सकते थे। ये सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। फिर मुस्लिम के काल में आपकी वुमेन एजुकेशन, महिला की शिक्षा देखो कैसे थी। पर्दा का प्रथा था, ठीक है। आप भी जानते हो कि पर्दा ये सिस्टम यहाँ पर था। यहाँ पे मकतबों केवल छोटी जो लड़कियाँ थी उनको शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी, बाकियों को नहीं थी। महिलाओं के लिए उस शिक्षा की कोई सुविधाएं नहीं थी क्योंकि राज्य ने महिलाओं के लिए अलग संस्था स्थापित नहीं किया था। इसी वजह से यहाँ पर भी लड़कियां नहीं पढ़ सकती थी। निम्न वर्ग की स्त्रियों को शिक्षा छोड़कर जाना ही पड़ता था। जितने लोअर क्लास की वुमेन होती थी ना, इनको शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। जितनी भी अमीर लोगों की शिक्षा थी, अमीर लोग जो आपकी और वुमेन थी उनको पढ़ाया जाता था, ठीक है। वो घर पर की जाती थी व्यवस्था, उनके लिए महिला द्वारा चलाए जा रहे मकतबों मदरसों में की जाती थी। वह धर्म, साहित्य, नृत्य, संगीत, अन्य ललित कलाएँ भी सीखती थी। यानी कि सोसाइटी में रिच और पुअर यहाँ देखा जा रहा है, तो लोअर क्लास के लोगों को ये शिक्षा नहीं मिलती थी। रिच पीपल का आप देख ही रहो कि अब वो प्रदान की जाती थी। आपकी रही बात वोकेशनल एजुकेशन की, जिसमें आपकी मिलिट्री एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, सैन्य शिक्षा और आपकी चिकित्सा शिक्षा भी आपको देखने को मिलेगा। मेडिकल एजुकेशन आप देखोगे प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाती थी। संस्कृत बुक यहाँ पर ट्रांसलेट की गई इन्होंने पर्शियन में, ताकि आपके लोगों को ईजिली से सारी चीज़ें समझ में आए। यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनको अच्छी खासे ट्रेन किया जाता था। आपकी एरो, स्पेयर, सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, क्योंकि पहले वॉर किए जाते थे, तो वॉर युद्ध लड़ने के लिए आपको हथियार चलाने भी आने चाहिए, कैसा क्या होना है। सभी मुस्लिम शासकों का उद्देश्य अपने राज्यों को मजबूत बनाना और स्थायी बनाना था, इसलिए उन्होंने सैन्य शिक्षा पर जोर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर सैन्य शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी।
फिर हम आगे बात करेंगे आपकी इस मुस्लिम एजुकेशन का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। देखो एडवांटेज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इनके आपके व्यवहारिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता था और आपके छात्र और आपके जो शिक्षक है इनके रिलेशन संबंध जो अच्छे होते थे। छात्रों को मूल शिक्षा दी जाती थी और शासकों ने शिक्षा के विकास में सहयोग दिया। ठीक है, एजुकेशन को बढ़ावा मिला है, ये आपने यहाँ देखा। नुकसान क्या है, धार्मिक और इस्लामिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता था। यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर आपके इस्लाम रिलीजन सिखाया जाता है, इस्लाम एजुकेशन शिक्षा प्रदान की जाती है, औरों पे कोई महत्व यहाँ दिखाई नहीं दिया। छात्र ने देश पे शासन करने के लिए नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखा था। स्टूडेंट का एम क्या था, टू फोकस ऑन लीडरशिप फॉर रूलिंग द कंट्री। तो लीडरशिप पे उनका फोकस रहा क्योंकि उन्हें अपने देश पर रूल करना। ये नुकसान है, आज हम इस कंट्री में रहते हैं और हमें सिर्फ अपने ही धर्म के बारे में पता हो, बाकियों के बारे में ना पता हो, या हमने सिर्फ एक ही भाषा सीखी हो अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, बाकियों के बारे में नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी गलत है जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये था आपका पूरा का पूरा आपका मैंने वैदिक पीरियड, आपका बुद्धिस्ट पीरियड और आपका मेडिएवल या मुस्लिम पीरियड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इन 2 पार्ट की वीडियोस में मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कोई डाउट या क्वेरी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी की हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, आगे की सीरीज़ आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। कोई भी डाउट या क्वेरी आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।